Hello everyone, welcome again to the Gyanasthali classes. I think you have seen the video for the test number 1. Now here is the video for explanation for test 2. So here we start. First question. Maximum participation of students is possible through. See in this question, इसमें पूछा है कि क्लास में हम ऐसा कौन सा मेथड यूज करें जिससे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो. तो लेक्चर मेथड तो ऑफ कोर्स नहीं होगा. आई थिंक यू आर अवेयर बिकॉज लेक्चर मेथड तो ऑफ कोर्स नहीं होगा बिकॉज लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर का इंपॉर्टेंस होता है. वो टीचर आते हैं, लेक्चर देके चले जाते हैं. दे हार्डली केयर अबाउट स्टूडेंट इज अटेंटिव और नॉट. दे यूज टू गिव लेक्चर ओनली. ओके, टेक्स्ट बुक मेथड इज द रीडिंग मेथड जिसमें बच्चा रीडिंग करता है टेक्स्ट बुक की. इसमें टीचर का कोई ज़्यादा वो नहीं होता, ओनली जैसे रीडिंग चलती है हमारी क्लास में वो. ऑडियो विजुअल मेथड भी सही है, बट ऑडियो विजुअल में क्या होता है कि हम आगे क्लास में हमने प्रेजेंटेशन चलाती, जैसे हमने क्लास में प्रेजेंटेशन चलाती तो बच्चे देख रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को, बट they are not participating in that thing. So we cannot say that this is the effective method, but yes, discussion method is the method in which maximum participation of students is there. इसमें teachers टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, बच्चे खुद डिस्कस करते हैं, या फिर टीचर बस एक टॉपिक को बोल देता है कि वी शुड हैव डिस्कशन अबाउट दिस थिंग, तो क्लास में उसका डिस्कशन चलता है. तो डिस्कशन इज द मेथड इन विच द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. बिलो आर गिवन सम प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनइफेक्टिव टीचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड द इनइफेक्टिव टीचर. सी दिस इज द ये दोबारा रीप्रिंट हो गया है, इसमें ये द इनइफेक्टिव टीचर इज नॉट इंक्लूडेड. The ineffective teacher is not included. So in this, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनइफेक्टिव जो टीचर इनइफेक्टिव है उसको कैरेक्टराइज करती है. ओके, सो हियर वी गो. एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो this is not the answer. Second, emphasis upon pupil discussion in the clarification of group's goal. Of course, this is also the positive. Emphasis upon the control of immediate situation. See, this is not that much negative, but yes, we can say that we cannot emphasize the current situation. एकदम से हम कंट्रोल नहीं कर सकते. We have to see the pros and cons, और हर एक चीज पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके ही हम कुछ बोल सकते हैं या कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. So this is the answer is the emphasis upon the control of immediate situation. This is not the characteristics for the effective teacher. Okay, so this is the answer. Next question, third. A competent teacher must have a sound knowledge about. See, एक अच्छी टीचर को, एक कॉम्पिटेंट टीचर है जो कि स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करती है, उसको नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए. उसको नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए. इस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम सोचेंगे तो ये होगा. इसमें सीक्वेंस पूछा है. पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिस बारे में हम बात करें, जिस पे हम अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, उसके लिए वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट. फिर हम उसकी थ्योरी को देखेंगे एंड देन विल प्रैक्टिस दैट. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कॉम्पिटेंट टीचर. ओके, next question number 4. Professors need to study educational philosophy mainly because. अब इसमें यह है कि प्रोफेसर्स को एजुकेशनल फिलोसफी की, वेरियस एजुकेशनल फिलोसफी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए. रीजन, because most professors know nothing about educational philosophy. This is all false because ऐसा कुछ नहीं होता है. सबको कुछ ना कुछ philosophy की knowledge होती है. We cannot say that they don't have any knowledge about educational philosophy. Most professors follow a wrong philosophy. This is not the answer. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि wrong philosophy को professor follow करेगा. कर भी सकते हैं, but this is not the appropriate answer. Okay, they may improve their work by classifying their philosophy. Yes, अगर उन्हें पता होगा, वो फिलॉसफी की नॉलेज होगी, उन्हें पता होगा फिलॉसफी के बारे में, तो अगर उनकी फिलॉसफी गलत है या फिर वो नहीं हैंडल कर पा रहे ढंग से, तो वो दे कैन इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लासिफाइंग देयर फिलॉसफी, और दे कैन इम्प्रूव देयर वे ऑफ टीचिंग, देयर वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स. सो दिस डिपेंड्स. ओके, सो द आंसर इज दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लासिफाइंग देयर फिलॉसफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Before starting instruction, a teacher should. So in the class, before starting the instruction, what a teacher should do? See, first option, know the existing knowledge of his students and their background knowledge, of course.
एक टीचर को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो जिन स्टूडेंट्स से वो डील करने जा रहा है, जिन स्टूडेंट्स को वो आगे 50 to 20 मिनट्स के लिए पढ़ाने जा रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका नॉलेज क्या है, वो किस एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, किस स्केल पे स्टैंड करते हैं, तो उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए. They should be a teacher should be aware of the environmental variables acting on the mind of the pupil or learner. Of course उन्हें पता होना चाहिए कि like उनके साइड का environment अच्छा हो, उनके माइंड पे कुछ कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उनका माइंड बहुत ही अच्छी तरह से कंसंट्रेटेड हो, ये भी एक टीचर को दिखना चाहिए. बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल. एग्जैक्टली, एक टीचर को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हों क्लास में वो इतने क्यूरियस हों उसको समझने के लिए, और इतने ही क्यूरियस हों उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए. दे शुड बी अटेंटिव इन द क्लास. इन शॉर्ट, एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से अटेंटिव होना चाहिए क्लास में, और इस चीज को करने के लिए एक टीचर की वे ऑफ टीचिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so the answer is all of these. Okay, the answer is all of these. Next question 6. In our present society where values are deteriorating, the excellent education will be which? See, इसमें पूछ रहा है, the question is saying कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज बहुत ही डिटेरियोरेट हो रही हैं और बिलीव्स बहुत ही कम हो रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छी एजुकेशन क्या होगी जो इस चीज को एनरिच करे. सो ऑप्शंस, enables one to earn in an easy manner. No, this is negative option. हम कोई कहते हैं ना, सक्सेस का कोई शॉर्ट रास्ता होता ही नहीं है, तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि we cannot teach our students कि we cannot enable them to earn in an easy manner. बहुत ही आसानी से कहते हैं ना, शॉर्ट तरीका है, इतना कमा लो, ऐसे कर लो. We cannot say. We have to build the capacity of doing hard work and being patient enough in our students. Second, exaggerates the competition in this society. हम बच्चों को डरा भी नहीं सकते, नहीं बिल्कुल कि आप इतनी करिए, इतना मेहनत करिए, इतना पढ़िए, कंपटीशन बहुत है, इधर कंपटीशन है, उधर आपको सक्सेस के लिए इतना फाइट करना पड़ेगा. We cannot say these negative things to deteriorate our student or to deteriorate their values. Okay, works for establishment of human and culture value. Exactly, अगर हम अपनी ह्यूमन और अपनी कल्चरल वैल्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो चीजें स्टूडेंट्स में एनरिच करेंगे, वैल्यूज एनरिच करेंगे, बिलीव्स एनरिच करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो वैल्यूज सोसाइटी में, प्रेजेंट सोसाइटी में कम हो रही हैं, जो बच्चे वैल्यूज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस, बिकॉज एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से अपने टीचर को फॉलो करता है. सो आई थिंक द टीचर शुड बी द आइडल फॉर द स्टूडेंट. सो दिस इज द आंसर सी. Decelerates the social change in society. No, this is not the answer. Okay, C is the answer. Next question. The project method of teaching is best associated with the philosophy of. तो project method we all know कि John Dewey से related है, John Dewey project method. So this is the factual based question. Okay, next question. Of the following learning theories, the one that embodies the idea that the learning takes place through insight is known as Gestalt theory. आपने आई थिंक एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स ने पेपर 2 में भी पढ़ा है, और इसमें जो इंसाइट लर्निंग पे फोकस की है वो गेस्टॉल्ट ही फोकस करते हैं. वो बोलते हैं कि लाइक वी कैन नॉट फोर्स आवर माइंड कि अभी याद आए. बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी एग्जाम्स दिए होंगे बहुत, कभी भी ऐसा होता है कि हम बहुत सोचते हैं कि ये कब हुआ था, ये क्या हुआ था, इसका आंसर क्या है, या फिर कुछ भी सिचुएशन को हम सोचते हैं, वो करते हैं, तो कभी नहीं याद आता है बहुत ज़्यादा सोचने में. बट कभी कभी क्या होता है कि इंसाइटफुल लर्निंग होती है, एक इंसाइटफुल क्रिएशन होता है, एक इंसाइटफुल लर्निंग जैसे हमें एकदम से याद आ जाता है. बहुत बार होता है ना कि हम कभी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कोई, तो एकदम से हम उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते, बट अगर हम उसी क्वेश्चन को 5 to 10 मिनट्स बाद करें, या फिर कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद हम उस पर बैक टू दैट क्वेश्चन जाएं, तो फिर वो सॉल्व हम अच्छे से कर लेते हैं. कभी कभी ऐसा होता है. तो दिस इज द थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग, जो कि गेस्टॉल्ट से रिलेटेड है. इसमें इसका एग्जाम्पल था चिंपैंजी वाला, जो वो सुल्तान के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो दिस इज रिलेटेड टू गेस्टॉल्ट ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a teacher had to establish his credibility in evaluating answer sheets, he must be. If a teacher has to establish his credibility in evaluating answer sheets, he must be. See, एक टीचर को अगर वो एक आंसर शीट्स को इवेल्युएट कर रहा है, किसी आंसर शीट को इवेल्युएट कर रहा है, तो वो कितना क्रेडिबल इनफ है, कितना उसने अच्छी तरीके से किया है, वो किस तरह से कर सकता है. स्ट्रिक्ट होके भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए,
इस तरह से भी वो कोई एक टीचर इवेल्युएट नहीं कर सकता, लीनियंट होकर भी नहीं कर सकता, प्रॉम्प्ट तो इट्स नॉट द वैलिड ऑप्शन. सो ऑब्जेक्टिविटी शुड बी देयर, ऑलवेज देयर. जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, बायसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. So the answer is objectivity. Okay. Next question, 10th. Which one of the following is not concerned with the duties of a teacher? इसमें कुछ ड्यूटीज एनलिस्टेड हैं, इसमें से कौन सी ड्यूटीज नहीं है? सी टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, लाइक इसमें कुछ गलत है. क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये तो सही है. टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, यस दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ टीचर. टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया. टू मेंटेन डिसिप्लिन among these students. Okay, among यहाँ पर आएगा, among these students. Okay, ये टाइपिंग एरर हो गया, I'm sorry for this. To prepare students for examination, exactly. To make monthly and annual reports, ये भी है ड्यूटी. To participate in extra curricular activities, see ये भी ड्यूटी ही है, क्योंकि टीचर को अपने आप को खुद को एनरिच करना चाहिए स्किल्स एंड ऑल से, तभी वो स्टूडेंट्स में अच्छी तरह से डील कर पाएगा और उनको भी अच्छी चीज़ें सिखा पाएगा. तो बट हम जाते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट पे, क्लासरूम से रिलेटेड मोस्ट अप्रोप्रिएट पे. तो हमें ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, बट सी डी इज द राइट आंसर, बट इट्स नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये दिस इज द ड्यूटी विच अ टीचर शुड कंसर्न अबाउट इट बट नॉट वेरी मच. सो दिस इज द आंसर. ये इंपॉर्टेंट है. डोंट क्रिएट दिस थिंग की डोंट अंडरस्टैंड इन दिस वे की इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट ये 4 पॉइंट्स में से इतना मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, इट मे बी द फॉल्ट ऑफ. देखिए, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो रहा है तो ये किसकी गलती है? ऑफ कोर्स टीचर की भी है, हो सकता है मेथड नहीं उसको मतलब अच्छे से नहीं समझा पा रहा हो, और स्टूडेंट की भी है, क्योंकि हो सकता है टीचर अच्छे से पढ़ा रहा हो, स्टूडेंट ना पढ़ रहा हो, बट प्रिंसिपल का इसमें कोई रोल नहीं होता. ओके, प्रिंसिपल क्लासरूम मैनेजमेंट में कभी प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है, वो बस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है. सो द आंसर इज बोथ ए एंड सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डिफिकल्टी इन राइटिंग? सी, डिफिकल्टी इज राइटिंग, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है, ठीक है. डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है. डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मैथ से जो डिसऑर्डर है वो से रिलेटेड है. ADHD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है. इसमें अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो होते हैं ADHD से, ठीक है. डिसग्राफिया इज द आंसर इन विच द डिफिकल्टी इज रिलेटेड टू राइटिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई अ टीचर इज कॉल्ड लीडर ऑफ द क्लास? वेरी इजी. Why the teacher is called the leader of the class? इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. He masters the art of oratory like a political leader. Maybe. आगे देखते हैं और क्वेश्चन. He is autocratic emperor of his class. Maybe. He belongs to recognized teachers union. ये this is not most appropriate. Okay. He is the maker of the future of his students. Exactly. ये भी है. तो हमारे पास A भी है, B भी है, और C तो कट गया. C is not, will not consider because थोड़ा सा नेगेटिव है. Now, why teacher is called the leader of the class? देखिए, इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है, बट यहाँ पर उसने एग्जैक्ट पूछा है लीडर ऑफ द क्लास. क्लास के लीडर क्यों बोलते हैं हम टीचर को? बिकॉज वो क्लास में हम जानते हैं कि क्लास में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट को नॉर्मली, मतलब हर एक स्टूडेंट डोमिनेंट होता है, टीचर भी डोमिनेंट होता है. सो वी यूज टू फॉलो डेमोक्रेटिक अप्रोच. बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम डेमोक्रेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, हम उसमें ऑटोक्रेसी भी अप्रोच फॉलो करते हैं. बिकॉज समटाइम्स क्लास में इतना इनडिसिप्लिन हो जाता है या कुछ भी बात होती है कि टीचर को डोमिनेंट नेचर का बनना पड़ता है. सो दैट इज द ऑटोक्रेटिक अप्रोच. सो ऑफकोर्स ही इज ऑटोक्रेटिक एम्परर ऑफ द क्लास. सो बी इज द आंसर. Okay, B is the right answer. Next question, 14. An effective teacher adopts the norms of the. देखिए, अब एक क्लास में टीचर है, वो इफेक्टिव टीचर कब होगा? उसके नॉर्म्स हम किस चीज को सिग्निफाई करते हैं कि वो इफेक्टिव टीचर है? इसमें डेमोक्रेटिक भी सही है, लेजर-फेयर भी सही है, और ऑटोक्रेटिक भी सही है. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एक टीचर को डेमोक्रेटिक टीचर भी बनना पड़ेगा, ऑटोक्रेसी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी क्लास में, अप्लाई करनी पड़ेगी, और लेजर फेयर भी करना पड़ेगा. सो ये तीनों ही सही है, बस ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्लासरूम की क्या है.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज इन द ऑर्डर ऑफ. द फंक्शन ऑफ द टीचर इज इन द ऑर्डर ऑफ. इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा. सी, गाइडिंग द चाइल्ड, हेल्पिंग हिम टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन, चेकिंग होमवर्क, गाइडिंग हिम एंड असाइनिंग फर्दर टास्क. सी, होमवर्क चेक करना और उसको टास्क असाइन करते जाना इज नॉट दी ओनली फंक्शन ऑफ टीचर. ये बहुत बाद में आता है. उससे पहले हमें एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे पाथ पर गाइड करना पड़ेगा, उसके लिए आइडल बनना पड़ेगा और उसको उसकी प्रोग्रेस में उसको हेल्प करना पड़ेगा. और ऑफ कोर्स वी हैव टू इवैल्यूएट, ऑफ कोर्स we have to evaluate also. So the answer is A, guiding the child, helping him towards progress and evaluation. Okay, so A is the answer. ये भी होता है होमवर्क चेक एंड ऑल, ये भी होता है, बट ये थोड़ा लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा. दिस इज, मुझे ये ज्यादा सही लगा कि एक चिल्ड्रन को एक टीचर बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है. मेन फंक्शन तो उसका गाइडिंग का ही होता है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना एंड ऑल दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ अ टीचर. ओके, सो ए इज द आंसर. The first important step in teaching is planning of representation of topic or subject, organizing the background of students for the subject, organizing the material to be taught, knowing the background of the student. See, ये चारों ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है. हमें क्लास में जाने से पहले प्लान करना चाहिए अपने टॉपिक को या सब्जेक्ट को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं. हमें बैकग्राउंड अच्छे से तैयार करना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट में हमारे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, हमें आगे उन्हें किस तरह से कैसे पढ़ाकर उन्हें आगे नॉलेज मतलब या उस टॉपिक से रिलेट करना है उनकी नॉलेज को. ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट, ऑफ कोर्स हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा. ये नहीं कि हम क्लास में पहुंच गए, हमें यही नहीं पता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, सो ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा. बट इन सबसे पहले ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड पता होना चाहिए. बैकग्राउंड इन द सेंस कि हम किस लेवल के बच्चों से डील करने चाह रहे हैं क्लास में, वो कितने अबव एवरेज हैं, उन्हें कहाँ तक की नॉलेज है, उनका स्केल क्या है. लाइक वी आर क्लासिफाइंग दैम इनटू द कैटेगरी ऑफ अबव एवरेज, कितने वहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं. तो ये सब एक टीचर को पता होना चाहिए उसकी क्लास के बारे में, जिससे जो अपना कंटेंट वो तैयार करेगा, जो उसका मेथड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा. सो अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द राइट आंसर इज नोइंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो डी इज द आंसर. 17th, classroom discipline can be maintained effectively by. Classroom discipline can be maintained effectively by first knowing the cause of indiscipline and handling it with stern hand. बिल्कुल नहीं करना है क्लास में, इतना स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल ही नहीं बनना है. Providing a program which is according to need and interest of pupils. We'll come back to this option. By giving punishment, बिल्कुल नहीं. punishment word से ही आपको उस ऑप्शन को बिल्कुल काट कर देना है, because punishment is not the solution for any indiscipline in the class. Okay, so if we'll come to the second point, providing a program which is according to need and interest of pupils. देखिए, हो सकता है क्लासरूम में indiscipline इसलिए हो रहा हो कि बच्चे इंटरेस्टेड ना हो उस टॉपिक में, आपका मेथड अच्छा ना हो, या बच्चे बोर हो रहे हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको ये देखना है कि इस टाइम मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि बच्चों का अटेंशन मैं सीख कर लूँ और क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो. तो हम उनके पसंद की उनको एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उनके पसंद का उनका इंटरेस्टेड चैप्टर पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम विच इज़ अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल. इधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑफ पीपल. ओके, इंटरेस्ट ऑफ पीपल. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर नॉट हेल्पफुल इन टेस्टिंग. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो किस में हेल्पफुल नहीं है, हम किस में नहीं यूज कर सकते टेस्ट करने में. स्टूडेंट्स नॉलेज, लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन थिंग्स, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइटिंग एंड एक्सप्रेशन. देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, स्टूडेंट्स नॉलेज, लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ एक क्वेश्चन से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वी कैन नॉट जज द लेवल कि उनको कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया. हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कर लेते हैं, पर मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं डील करते. एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन थिंग्स, हम अब सबसे ज़्यादा अच्छा अगर हमें किसी स्टूडेंट का
डिस्क्राइबिंग देखना है कि वो किस तरह से एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकता है, उसका राइटिंग देखना है, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखना है कि वो किस तरह से चीज़, उसका ऑर्गेनाइजेशन मैनर देखना है। तो सबसे अच्छा वो होता है जो सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम उनकी बच्चे की क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं कि वो एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे उसको बहुत ही अच्छी तरह से इन्हांस करके उसको लिख सकता है। तो वो सब हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस में कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम इनमें से कुछ भी जज नहीं कर सकते, कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू अ रॉन्ग आंसर गिवन बाय अ स्टूडेंट इज। अब अगर आपने क्लास में किसी बच्चे से पूछा किसी चीज का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर, और उसने गलत आंसर दिया, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? यू कैन नॉट से ना तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता। वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट गिव अ नेगेटिव काइंड ऑफ reinforcement in the class. So the answers: to scold him for not having learned the lesson, of course not, we'll not scold him. To explain why the answer is wrong, we'll come back to this option. To ask another student to give the correct answer, ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि इससे ना उस बच्चे में ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। वो अगर हम उसे बिठा के दूसरे से बोल देंगे तो ही विल थिंक, और दैट स्टूडेंट विल थिंक कि आई एम नॉट दैट मच कैपेबल इनफ टू आंसर। उसके अंदर खुद एक ह्यूमिलिएशन वाली चीज आ जाएगी। इसलिए टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, क्योंकि अगर वो खुद उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो इसका मतलब उसको वो क्वेश्चन आता नहीं है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन why the answer is wrong और why he has not given the answer। उसके आंसर को एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है, पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करके समझाना है। स्कोल्ड तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इसमें से A, C, D ये तीनों नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बट B इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सो विल गो विद द ऑप्शन B। Next question, 20th question, last question. The greatest important cause of failure in the beginning for a teacher lies in the area of। The greatest important cause of failure in the beginning for a teacher lie in the area of C। अब यहाँ पर एक टीचर के फेलियर की बात हो रही है, ठीक है। C, अब verbal ability, of course it's not the failure. Knowledge of the teacher फेलियर नहीं है। लाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, इट्स अ काइंड ऑफ हैंडलिंग, बहुत अच्छे से और प्यार से हैंडल करना है स्टूडेंट को, ये भी फेलियर नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैन बी द फेलियर ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो आपके स्टूडेंट के साथ भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स के साथ भी हो सकते हैं, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ भी हो सकते हैं। तो इसलिए वी हैव टू हैंडल एवरी रिलेशन वेरी नॉर्मली और बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। सो इसमें सारे पॉजिटिव थे, बस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नेगेटिव था, तो ए इज द आंसर। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस स्लाइड एंड ये आपका टेस्ट 2 था एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप। आई कैन नॉट सी, कोई डाउट्स ही नहीं होते हैं आपके, सो प्लीज पोस्ट एंड डू शेयर योर स्कोर्स ऑल्सो। ओके, बहुत ही कम बच्चे डालते हैं ग्रुप में अपने स्कोर्स। आपने जैसे ही टेस्ट दिया है, जब भी दिया है, जस्ट नोट डाउन योर स्कोर्स एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप, बिकॉज हम देख सकते हैं कि आप किस आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। वी हैव टू इवेल्युएट यू ऑल्सो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू पोस्ट द स्कोर। सो हियर कम्स टू द एंड। बाय, टेक केयर।